उनका जो तंदूर है वो उन्हीं चीज़ों से गर्म रहता है, उसी से उनकी कमाई होती है। 2023 और 2024 में यहाँ पे इतना टूरिज्म जनरेट हुआ और लोगों के पास इतना पैसा आया, अब वो बहुत खुश थे। मारदार हर जगह पे, ऐसी कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है जहाँ पे हम ये कहें कि ये अभी बचा हुआ है। इस देश में केवल और केवल एक ही कॉइन का एक ही हिस्सा क्यों देखते हैं, नेगेटिव ही क्यों देखते हैं। इस एज में मैंने सिर्फ 2023 और 2024 में इतना फुटबॉल देखा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। Assalamu alaikum, welcome back. This is Fazan Nazir and you are watching Kashmir Unfiltered. Today we have with us Mr. Mohammad Yaqub Dunu, who is the head tourism wing IHRO JNK chapter. Thank you so much sir हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले तो हम आपसे आपके ही बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और पेशे से हम पुश्तू से अपना जो बिज़नेस है हमारा वो हाउस बोट का बिज़नेस है। मैं 4th जनरेशन हूँ हाउस बोट बिज़नेस में। मेरे ग्रैंडफादर ने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1916 में हमने ये जो हाउस बोट बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब से लेकर 2016 में हमने 100 साल कंप्लीट किए। यानी अब अगर ये साल भी जोड़ेंगे तो 109 साल हमारे इस बिज़नेस में हो चुके हैं। आप टूरिज़्म के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, तो टूरिज़्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए? देखिए, अगर हम पहलगाम के बाद जो पहलगाम में सिनेरियो हुआ, जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, उसके बाद अभी तक की बात करें आपको सीधा साफ सुथरा आया होगा कि टूरिज़्म जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ जब ये सानिया हुआ उसके बाद जो होटल्स है जिन्होंने लीज पे होटल्स ली थी, या टैक्सी ड्राइवर्स है जिन्होंने लोन पे ये गाड़ियाँ निकाली थी ताकि वो टूर्स कराए यहाँ पे जो मेहमान आएंगे, उसके बाद शिकारे वाले, घोड़े वाले, स्लेज वाले, पोर्टर्स, गाइड्स, हाउस बोट्स, ये सब के सब अब ऐसा लग रहा था कि इनमें जान ही नहीं है, बेजान जैसे महसूस कर रहे थे अपने आप को। इसका मतलब यही हुआ कि टूरिज़्म एक बैकबोन है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के खासकर लोगों के लिए। तो टूरिज़्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। आप देखिएगा, अगर आज की तारीख में देखिएगा, जो बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स थे या 3 स्टार 2 स्टार, उनमें जो एम्प्लॉयज़ थे हाफ किया गया, आधों को निकाला गया क्योंकि उनके पास बिजनेस नहीं था, तो वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोज़गार हो गए। इसी तरह जो मुलाजिम के तौर पे काम करते थे, शिकारा वालों ने हायर करके रखे थे, कोई वो बेचारे उस जॉब से गए। मोटर बोट, गंडोलास, घोड़े वाले, सब के सब पे रोज़ी रोटी पे असर पड़ा। कश्मीर का जो कल्चर है, हमारा म्यूज़िक जो है, यहाँ का क्यूजीन जो है, वो कहीं ना कहीं हमने लॉस्ट कर चुके हैं हम उसको। आपको लगता है कि टूरिज़्म से हम उस चीज़ को रिवाइव कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। और उसकी मिसाल ये है, देखिए, जब मैं पूना चला गया तो मैं पूना में 5 साल अपना ऑफिस वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी के नाम पे डाला था। वहाँ से मैं बुकिंग करता था और यहाँ पे लोगों को लाता था। मैंने मेरी जो पार्टनर थी मेरे साथ, उसने और मैंने दोनों ने मिल के यहाँ पे 100 लोगों को भी लाया, 70 लोगों को भी लाया, 50 लोगों को भी लाया। 50 से नीचे हमने कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे नहीं लाया था। उस ग्रुप को जब लास्ट डे होता था यानी अगले दिन उनकी यहाँ से रवानगी होती थी, तो एक दिन पहले हम उनको कल्चरल प्रोग्राम भी देते थे एंटरटेनमेंट के लिए। वो एंटरटेनमेंट कम उनको ये दिखाना था कि यहाँ की जो तहजीब है, जम्मू की और कश्मीर की जो तहजीब है, तमद्दुन है, हमारा जो कल्चरल सोसाइटी में जो कल्चरल प्रोग्राम्स है वो कैसे होते हैं, कश्मीरी ज़ुबानों में भी और उर्दू में भी। वो फिर वो जो सिंगर्स थे वो गाते थे, तो एक बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट और प्लस उनको एक जम्मू कश्मीर का तहजीब भी उसके साथ साथ मिलता था। सर हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, अनेकता में एकता जी। तो आपको लगता है कि टूरिज़्म वो एक लिंक बन सकता है उस डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने के लिए? अगर हम बात करें 90 से पहले की बात, तो 90 जब यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ लेटर्स होती थी। जो गेस्ट बाहर से आता था, मैं डोमेस्टिक की अभी बात नहीं करूँगा, मैं फ़िलहाल अभी फॉरेन्स की बात करूँगा।
जब यहाँ पे गेस्ट आता था तो जब जो वहाँ से खत आता था उसमें 15 दिन लगते थे, यहाँ से उसको जवाब देने में 15 दिन, यानी 1 महीने में वो सारा जो हमें लिखना होता था वो नटशेल में लिखना होता। कास्ट कितना है, गाड़ी का कितना है, शिकारा का कितना, हाउस बोट का कितना है, तो ये 1 महीने में सारा कुछ फाइनल होता था। वहाँ से वो लेटर लास्ट भेजता था, उसमें वो अपनी फ्लाइट डिटेल्स, ये नाम वाम सब देता था। जब वो यहाँ पे आता था एज ए स्ट्रेंजर बन के आता था। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के एयरपोर्ट पे जाता था और वो रोते रोते जाता था। वही चीज़ मद्देनज़र रख के जब वहाँ पे वापस अपने देश में वो जाता था, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलता था या कहीं पार्टीज़ में मिलता था, वो उनको बताता था कि मैं कश्मीर गया। जन्नत उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बड़े प्यारे और मेहमान नवाज है। तो अगर आपको ये जन्नत देखना है और अगर कहीं आपको ठहरना है तो आप फला जगह पे जाइएगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा यूनिटी बन रही थी हमारी। जैसे आपने कहा कि उसमें ताकत है। नहीं तो देखिए अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, ये सारे के सारे लोग इसी तरह यहाँ पे आते थे। इस तरह से एक दायरा बनता था जो यूनिटी का दायरा होता था। अब रही बात हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट की, हम मानते हैं कि हमारे जो मेहमान होते हैं, मेहमान को हम भगवान के रूप में देखते हैं और वही चीज़ हमने मिसाल बन के यहाँ पे साबित करके दी। इसमें कोई अया बात नहीं है। जब वो यहाँ पे आते हैं, होटल वाला उनको अपनी तरह से सर्विस देता है। मैं एज अ हाउस बोट वाले, ये जो दूसरे हाउस बोट वाले हैं, वो उनको अपनी तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। गाइड्स, शिकारा वाले, अलगर्ज जितने भी लोग यहाँ पे इसके साथ वाबस्तगी है, वो उनको बड़े अच्छे तरीके से पेश आते थे। उसी चीज़ को वापस लेके वो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ऑफिस में बोलते थे कि अगर कहीं पे जाना है आप कश्मीर जाओ, जन्नत है। वाकई में लोग कहते हैं कि इसको जन्नत, तो ये वाकई में जन्नत है। तो जन्नत में वहाँ पे लोग हैं, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके तवार तक जो नॉर्थ ईस्ट में है, हम पूरे सब के सब देशवासी इन चीज़ों से जुड़ते थे। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया रहा है। अभी रिसेंटली भी पहलगाम अटैक को हम सभी कश्मीरियों ने कंडेम किया। उसके बाद जो कश्मीर की इमेज बनी है, आपको लगता है कि उससे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये जो वायलेंस है, आप मुझे ये बताइए वायलेंस कहाँ पे नहीं है। आज देखिए, अगर यूक्रेन और रशिया की बात करें, इज़राइल और फ़लस्तीन की बात करें, गल्फ़ की बात करें, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ की बात करें, हर जगह पे इस वक्त वायलेंस है, मारदार हर जगह पे। ऐसी कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है जहाँ पे हम ये कहें कि ये अभी बचा हुआ है। रही बात जम्मू कश्मीर की, कुछ ऐसे अनासिर है जो इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली पहलगाम का हुआ, तो पहलगाम के सानिया के बाद कुछ ऐसे तत्व, ऐसे क्रिमिनल लोग जो है, जो नहीं चाहते हैं कि बाहर से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग आए, यहाँ की उन्नति, यहाँ का जो बेरोज़गार जवान है वो काम करे, उसका माइंड सेट जो है वो काम के साथ लगे, वो कमाए, वो हंसे खुशे, अच्छा वातावरण, अच्छे एटमॉस्फेयर में यहाँ के लोग रहे। उनका जो तंदूर है वो उन्हीं चीज़ों से गर्म रहता है, उसी से उनकी कमाई होती है। बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि पहलगाम अटैक से पहले कितना टूरिस्ट फुटफॉल था और उसके बाद कितना है? पहलगाम अटैक 2025 में हुआ। 2023 और 2024 जो है, आप कोई भी मेरा इंटरव्यू गूगल में देखिए, मैंने यही कहा था कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। 1947 के बाद मेरी ज़िंदगी में जो मेरी पूरी एज है, इस एज में मैंने सिर्फ 2023 और 2024 में इतना फुटबॉल देखा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये रिकॉर्ड बन चुका है। इसमें हम बिला शक व शुबा हम ये फ़ख्र से कह रहे हैं कि 2023 और 2024 में यहाँ पे इतना टूरिज्म जनरेट हुआ और लोगों के पास इतना पैसा आया, अब वो बहुत खुश थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि मैंने नहीं कमाया। ऐसा कोई फर्द बशर यहाँ पे नहीं है जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखता है। तो किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की मैंने नहीं कमाया। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो पहलगाम का सिनारियो हुआ, जो न जाने किन शैतानों ने, किन कमबख्तों ने वो कांड किया और इल्ज़ाम
कश्मीरी लोगों पे आया कि इन लोगों ने हम यहाँ पे मेहमानों को कत्ल किया, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द ओशंस की बात अगर करें तो समंदर के उस पार भी हमारी मेहमान नवाजी मानी जाती है। सर, कश्मीर का जहाँ पे नाम लिया जाए तो टूरिज्म का नाम तो आ ही जाता है, लेकिन ऐसा क्यों था कि 2023-24 में ही इतना ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल था और उससे पहले नहीं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से यूनियन टूरिज्म जो है हिंदुस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उन्होंने ऐसी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अगर आप किसी भी सबवे में जाते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी सबवे में जाते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, फ्लाइट्स में, यहाँ के वहाँ के शौचालय जो है उनके बाहर भी पोस्टर लगे होते थे, विजिट टू कश्मीर, गो टू कश्मीर, या ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे। मार्केटिंग बहुत उम्दा की थी मोदी सरकार के जो उसके मिनिस्टर्स हैं, या खासकर जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है, शायद तो उन्हीं को जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे एग्जीबिशंस भी किए। यहाँ के लोग वहाँ पे जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे एग्जीबिशन में, जैसे OTM है, TTF है, साटे है, ऐसी एग्जीबिशन जो हर स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो वहाँ पे हमारे जो टूर ऑपरेटर्स है, ट्रैवल एजेंट्स है, होटलियर्स है, हाउस बोट ऑनर्स है, इन लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट की। उससे क्या हुआ कि एक ज़बरदस्त इनकलाबी तर्ज पे इन्होंने जो मुहिम चलाई थी 2019 के बाद जो मुहिम इन्होंने चलाई थी BJP गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस आया जब उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए पूरे सारे इक़दाम वहाँ पे रखे हुए हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। 2019 में आर्टिकल 370 हटा, तो उस क्योंकि वलवला था लोगों को कि हम कश्मीर जाएं। जब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने उनको भरोसा दिलाया और उनको विश्वास दिलाया कि आप कश्मीर जाइए, प्रमोशन हुई। LTC टाइप के टूर्स जो है वो उन्होंने दिए अपने मुलाजिमों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं वो भी यहाँ पे आए, और जो ब्लॉक हुआ उसी से हमें पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल आया, और क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स BJP पार्टी। आपको लगता है कि कश्मीर का जो हर एक सेक्टर है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन वायलेंस की वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं? देखिए, इस सवाल का मैं थोड़ा हट के जवाब दूंगा। जब भी यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे वो अनरेस्ट हो या फिर पहलगाम जैसा सिनारियो हो, या अभी जो रेड फूट का मामला आया, सबसे पहले यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोग हिट होते हैं, या उन जगहों, उस डेस्टिनेशन में जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा जाता है। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, इन जगहों पे उन लोगों को उस एरिया में ज़्यादा असर पड़ता है। रही बात गाँव की, गाँव में इतना इम्पैक्ट है नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना धान जो भी है वो उस काश्तकारी करते हैं, मेवा के साथ करते हैं, बाकी चीज़ों के साथ करता है। लिहाजा जब टूरिस्ट हिट होता है तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अगर ज़्यादा पड़ता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा श्रीनगर वालों को ही पड़ता है। तो वायलेंस की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है। बहुत क्या, सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार उठा। मैं कह रहा हूँ कि 90 भी हमने इतना नुकसान नहीं विटनेस किया। इतना नुकसान हमने 90, 91, 92, 93, 94, 95, लिस्ट बहुत बड़ी है सालों की। उन सालों में भी हमने टूरिज्म को यहाँ पे देखा, और हमने खुद जाके दिल्ली से जाके हम वहाँ पे जनपद पे, कनॉट प्लेस में हम वहाँ पे लोगों को, खासकर फॉरेनर्स के पीछे पीछे दौड़ते थे, उनको कन्विंस करते थे, चाय पिलाते थे, फिर कश्मीर के बारे में स्टोरीज बोलते थे, वो कन्विंस होके फिर यहाँ पे आते थे। तो उस टाइम भी हमने यहाँ पे फॉरेनर टूर्स भी लाया और डोमेस्टिक टूर्स भी हमने यहाँ पे लाया। लेकिन इस बार जो पहलगाम का सिनेरियो हुआ, उससे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई है। तो कितना टाइम लगेगा, जितना भी नुकसान अभी तक हमने उठाया उसकी भरपाई करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको BJP के बारे में कहा कि उन्होंने बहुत उम्दा काम किया 2019 के बाद, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड दे हैव सक्सीडेड अ लॉट टू ब्रिंग द टूरिस्ट इन वैली। उसका रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट जा रहे थे। यही इसी तर्ज पे वापस उनको जब तक, देखिए मैं कितना भी बोलूं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट कितना भी बोले, लेकिन लोग उनमें कोई ध्यान नहीं देते हैं बाहर के स्टेट्स के जो है। हाँ, अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इतना ही उनको ये बोले कि आप कश्मीर जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, खासकर कश्मीर जाइएगा, और आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं अभी जो अप्रैल के बाद यहाँ पे फुटफॉल आने वाला था, जिसका मैंने जिक्र किया कि 47 के बाद शायद रिकॉर्ड टूट जाता, उससे ज़्यादा कोई नहीं आता। मैं कहता हूं कि जो ही दिल्ली से ये ग्रीन सिग्नल लोग देशवासियों को मिलेगा, आप देखिएगा जो फुटफॉल अप्रैल मई जून में आने वाला था उससे 3 टाइम्स मोर यहाँ पे फुटफॉल दिसंबर के महीने में आएगा। जनवरी फरवरी छोड़िए। आप चौथी पीढ़ी हैं अपने घर की इस बिजनेस में जी। जो अभी ये पहलगाम अटैक हुआ है, इससे आपने खुद देखा कि कितना नुकसान हुआ है। उस टाइम पे क्या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे वायलेंस से? उस टाइम पे उनको क्या नुकसान उठाने पड़े थे? आप पहलगाम की बात करिए, पहलगाम से पहले मैं आपके फादर ग्रैंडफादर उनकी बात करूँ, उस टाइम पे भी क्या वायलेंस की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा था उन्हें? मेरे को नहीं लग रहा कि दादा के टाइम इतना ज़्यादा बड़ा सिनेरियो हो चुका है। लाइफ स्मूथ जा रही थी। हमारा सीज़न होता था अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, तो जितने भी लोग आते थे इन महीनों में, अपना जो विंटर का है आराम से बैठ के फिर हम खाते पीते थे, यानी कोई टेंशन नहीं होती थी। ये जो सारा अपसाइड डाउन जब हुआ तो ये 1990 से स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे मिलिटेंसी अरूज पे थी, गन कल्चर ज़्यादा आ चुका था, क्रॉस फायरिंग होती थी, बम फटते थे। तो उस वजह से यहाँ पे लोग आने वाले थे कश्मीर में, उन्होंने डाइवर्ट किया, वो हिमाचल गए, केरला गए, अंडमान गए, राजस्थान गए, और डर की वजह से वो यहाँ पे नहीं आते थे, जबकि उनकी प्रायोरिटी हमेशा मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करूँगा, ये सिर्फ हमारे देशवासी ही नहीं, बल्कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, दुनिया में जितने भी यहाँ पे ममालिक हैं, लोग रहते हैं उन ममालिकों में, हर एक का सपना है कि एक मर्तबा ज़िंदगी में कश्मीर आना है। लिहाजा कश्मीर सबसे अव्वल नंबर पे होता है जब हॉलीडेज या कहीं घूमने की बात आती है। तो इसी तरह हमारे देशवासियों की भी यही प्रायोरिटी थी कि पहले कश्मीर जाए, लेकिन जो मैंने ये जिक्र किया कि यहाँ पे ऐसा कल्चर था, उसकी वजहात मद्देनज़र रख के वो यहाँ पे नहीं आए। अनरेस्ट भी हुए, आपको मालूम है 2008 में लैंड कंट्रोवर्सी हुआ, यहाँ से रातों रात जो टूरिस्ट यहाँ पे थे उनको वापस भेजना पड़ा। 2009 नीलोफर एंड जो दूसरी उनकी भाभी थी, वो जो हुआ सिनेरियो, उसमें भी अनरेस्ट हुआ, दोबारा झटका मिला इस टूरिज्म इंडस्ट्री को। उसके बाद 2010 में उससे ज़्यादा बढ़ गया वायलेंस। इसी तरह फिर 2014 सैलाब आया, उस टाइम भी झटका मिला टूरिज्म को। उसके बाद आपको 16 की बात ही मत पूछिएगा। तो इस तरह से वक्तन फ़वक्तन इस इंडस्ट्री को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे झटका मिला। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे नहीं आते थे। अब जब आर्टिकल 370 का ऐलान हुआ कि ये अब हट गया है, एब्रोगेशन हो चुका है, लोगों में एक जज्बा आ गया, वलवला आ गया कि अब कश्मीर सेफ है। जिस तरह से प्रचार किया गया, जिस तरह से मार्केटिंग की गई, प्रमोशंस की गई, इसीलिए हमें 2023 और 2024 में सबसे ज़्यादा फुटफॉल मिलने को मिला। और 2025 की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च में अब जब गुली लाला का बाग खुल गया था, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड देखिए कितने टिकट सेल हो गई। तो उस टाइम भी यहाँ पे वन वे लगता था, बुलवार्ड से जाते थे और हजरबल रोड से वापस आते थे। इतने टूरिस्ट यहाँ पे गुली लाला जो टूलिप गार्डन है उसको देखने के लिए आया था। मार्च में भी सोल्ड आउट रहा, और अप्रैल 15 तक 22 तक यहाँ पे होटल्स, हाउस बोट सोल्ड आउट थे। अगर मैं एज अ टूर ऑपरेटर या हाउस बोट ऑनर, मैं किसी को फ़ोन करता था होटल वाले को, जनाब आपके पास इस तारीख को रूम अवेलेबल है, वो कहता है सॉरी याकूब जी हमारा होटल सोल्ड आउट था। तो आप देखिएगा जब मार्च में ही सोल्ड आउट हुआ था, अप्रैल मई जून, तो तादाद कितनी होती ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। तो इतना नुकसान आपने उठाया है, क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जिन्होंने हमारा पीस यहाँ पे ख़राब किया, जिनकी वजह से इस वक्त हम हर एक कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं? देखिए उन दरिंदों ने तो अपना काम कर दिया, वो मिशन पे थे, एक टास्क पे थे, उस टास्क में वो बहुत हद तक क्या कामयाबी हो गए।
क्योंकि जिस तरह से फिर लोगों में दहशत आई, हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की, खास कश्मीरी लोगों की बदनामी हुई कि कश्मीरियों ने ये कराया, बिल्कुल। जबकि कश्मीरी ने नहीं कराया। अगर कश्मीरी ने ये कराया होता तो उसके बाद भी यहाँ पे लोग आए थे, उससे पहले भी यहाँ पे लोग आते थे। आपने देखा होगा जनवरी में यहाँ पे गुंड में सोनमर्ग जो लोग गए थे अचानक बर्फबारी की वजह से, या दंग गए थे, या फिर दूध पथरी है वहाँ पे गए थे, लोग सो गए थे, अचानक बर्फबारी रात को हुई, अगले दिन मॉर्निंग में देखा कि रास्ते बंद, गाड़ियों के ऊपर से बर्फ है। तो उन्होंने उन गाड़ियों को रास्ता निकाल के यहाँ श्रीनगर पहुँचाया, एयरपोर्ट पहुँचाया, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी हमने उनको रात को रखा, लोगों ने अपने घरों में भी उनको रखा, खाना खिलाया, अच्छी तरह मेहमान नवाजी की। अगर यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में केवल और केवल एक ही कॉइन का एक ही हिस्सा क्यों देखते हैं, नेगेटिव ही क्यों देखते हैं। तो मैं अपने देशवासियों को ये भी कहना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि आप कॉइन का दूसरा हिस्सा भी देखिएगा, वो जो पॉजिटिव है, मस्जिदों में रखना, उन घरों में रखना, खाना खिलाना, रास्ता निकालना, उनको अपने कपड़े देना, इस तरह से उनको मदद करना, तो वो पहलू भी आप देखिएगा। फिर देखिएगा कि हमारे अंदर मेहमान नवाजी खून में बसी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। ऐसा काम कोई कश्मीरी नहीं करेगा सिवाय दरिंदा जो होगा। उन दरिंदों ने तो अपना काम कर दिया, वो सफल हो गए, कामयाब हो गए, और खामियाजा हमें उठाना पड़ा। हम इस वक्त लाचार है, मिस्कीन है, बेबस है। हमारे कभी कभार हमारी दवाइयों के लिए, कहीं भाइयों के पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल जाते तो वहाँ पे टेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल बच्चों के लिए पैसा नहीं है, फीस जमा करने के लिए, किताबों के लिए, ऐसे न जाने कितने और इश्यूज़ है जो घरेलू इश्यूज़ है जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं आज की दौर में। लेकिन उन तमाम देशवासियों को मेरा एक संदेश है, वो तो कामयाब हो गए और वो उस जंग में अपनी जीत मनवाने पे तो कामयाब हो गए, लेकिन अब जंग यहाँ से स्टार्ट होती है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब बाहर से हमारे देशवासी जिस स्टेट से भी हो, वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, केरला हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, जब वो यहाँ पे आएंगे उसी तरह जिस तरह वो 23 में 24 में आए, और एक बड़ा फुटफॉल यहाँ पे जब दिखने को मिलेगा, मैं ये समझूंगा कि हम सब हिंदुस्तान वासियों ने वो जंग उनके खिलाफ जीती। जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा यहाँ का पीक सीज़न होता है टूरिज़्म का, उस टाइम पे हाउस बोट शिकाराज का क्या रेट रहता था, और जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपको क्या उसमें कम करना पड़ा, या क्या रहा रेट उसके बाद? देखिए, नॉर्मली हर एक होटल का अपना अपना टेरिफ होता है। अब वो आगे कितना डिस्काउंट यहाँ के ट्रैवल एजेंट को देते हैं, बाहर के ट्रैवल एजेंट को देते हैं, या डायरेक्ट जो क्लाइंट उनको फ़ोन करते हैं उनको कितना देते हैं, वो उनकी अपनी प्राइवेट पॉलिसी है। जहाँ तक हाउस बोट की बात करें तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4,500-5 हज़ार विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट 2 जनों के लिए एक रूम का ये हम चार्ज करते थे पीक सीजन पर नाइट। ओके। जिसमें हम सुबह का नाश्ता, रात का खाना, एमिनिटीज, फैसिलिटीज जो भी होती है, बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे। तो अभी जो रेट है वो ना के बराबर भी, समझो कि हम सिर्फ इतना चाहते कि हमारी हाउस बोट की लाइट जली रहे, थोड़ा रौनक आ जाए, बाकी पैसों की हमें लालच नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ये लाइवलीहुड है हमारा, हैंड टू माउथ है, जो हाउस बोट से पैसा आता है वही हम पीछे अपना घर में खर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम यही रेट जो 2,500 3,000 ऐसा कुछ जो रखी हुई है आज की डेट में, अगर यही डेट में हम सेटिस्फाइड है, दोनों सेटिस्फाइड है, गेस्ट भी है और हम भी है, तो इससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और कश्मीर सेफ है। केवल और केवल ये पूरे देश में एक ऐसी जगह है, डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हमको शांति और टूरिज्म, पीस एंड टूरिज्म दोनों को साथ साथ में चलाना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब पीस हो तभी लोग यहाँ पे आएंगे। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर स्टेट्स के लोग हैं, वो यहाँ पे ऐसा ही आए जैसे वो 23 में आए, 24 में आए, बिना खौफ, बिना डर, और इस तरह से फुलेस्ट एंजॉय करेंगे शायद जो वो 25 में नहीं कर पाए। इस जो हमारा विंटर टूरिस्ट आ रहा है अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और इंशाल्लाह वो भरपूर आनंद इस आपको उम्मीद है जन्नत का।
इस विंटर में भी उतने ही टूरिस्ट आएंगे जितने आया करते थे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। रही बात प्रमोशन की, मार्केटिंग, अगर हम सही ढंग से अच्छी तरीके से प्रमोशन करें, मार्केटिंग करें, और ख़ासकर अगर उसका ताउन हमें दिल्ली से मिलेगा, ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, तो इस तरह से मुझे लगेगा कि शायद जम्मू कश्मीर में ये डोर ओपनिंग गेम होगी। जो ये विंटर है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये अपना जो फोर्थ कमिंग सीजन है 26 का, उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। मैं इन शब्दों में ऐसा आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपने भी कहा कि टूरिज्म एंड पीस गो हैंड इन हैंड, तो एज अ कश्मीरी उस पीस को कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं हम, और जो ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है उस ट्रस्ट को रीबिल्ड कैसे करें? आइडियोलॉजी हमारी जो है पूरे देशवासियों की, वो यही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। तो इस दो लाइनों को मुखालफत करने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया गया था ताकि वहां से जो हिंदू टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले थे या आ रहे हैं, वो यहाँ पे ना आए, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, क्राइसिस बढ़े, स्ट्रेस हो जाए, और वो दूसरा रास्ता इख्तियार करे, जैसे कि हमने वो रास्ता भी देखा है माजी में। तो उसी को वापस रोटेशन में लाने के लिए ये ऐसे मंसूबे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, प्लानिंग किए गए थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की जनता की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिन्होंने एकजुट होकर एक नारा दिया था, नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम पे नहीं। ये जो कुछ भी हुआ ये मंसूबे के तहत हुआ, ये प्रोग्राम के तहत हुआ, ये जानबूझ के किया गया है, ना कि हम इसमें इन्वॉल्व है। याकूब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे लोग हैं, वो किसी भी मिल्लत से हो, किसी भी मजहब से हो, वो सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई उसमें शामिल नहीं है। मैं सिर्फ इतना मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो जम्मू कश्मीर में है, तो कोई बंदा ऐसा नहीं था जो उस खेल में शामिल है। सिर्फ वही दरिंदे थे ताकि यहाँ पे टूरिज्म ना आए। जब जरूरत पड़ती है कश्मीरी को अपने मेहमानों के लिए जान गंवाना, तो वो ये नहीं देखते कि ये मरे तो मरे, मैं बचूंगा तो ठीक है। वो अपनी जान पे खेल कर उन मेहमानों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कश्मीर है, ये कश्मीरियत है। आखिरी पे एक मैसेज उन लोगों के लिए जो आपको वैली से बाहर अभी देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं बट शायद कोई फेयर है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, एक छोटा सा मैसेज उनके लिए। बिल्कुल जनाब, जैसे कि मैंने कहा कि दरिंदों ने अपना काम किया, वो अपने उस मकसद में कामयाब हुए, और हमारी जंग अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है कि आप आइएगा, ज़रूर कश्मीर आइएगा। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या, ये पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको आश्वासन दिया है कि कश्मीर अब सेफ है। आप आइए, जिस तरह लोग यहाँ पे आए अप्रैल के बाद, जो यहाँ पे लोग आए उन्होंने अच्छी तरह यहाँ पे अपने हॉलीडेज मनाए, बड़ी खूबी से पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, मुगल गार्डन्स देखे। तो आप भी उसी तरह आइए। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो, यहाँ पे भी लोग हैं, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो आइए, हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए बड़े ईगर से वेट कर रहे हैं। All right, that brings me to the end of today's podcast. Hope you also liked it. Until next time, this is your host signing off.